जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब कोई। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम रेडी हैं आप सभी के समक्ष फंडामेंटल राइट्स के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्ट 3 विच डील्स विद द फंडामेंटल राइट। थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर ले चीज़ों का कि हमने अभी तक एसेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किया था और सबसे पहली आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 12 विच डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट को हमने समझ लिया था। आज हम फर्दर मूव करने वाले हैं आर्टिकल 13 के साथ। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, बट बेसिक जो राइट्स स्टार्ट होती हैं वो आर्टिकल 14 से होती हैं। और आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 का ऑब्जेक्टिव यह है कि वो एक बेसिक माहौल बना के देता है ताकि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 35 तक जो भी इश्यूज हैं, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उसे हम अच्छे से समझ सकें। तो आज हम सेकेंड इंपॉर्टेंट एसेंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 13 इन ग्रेट डिटेल्स। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर ये वीडियो आप पूरा देख लें तो आज के बाद से आपको आर्टिकल 13 के बारे में कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। दिस इज माई गारंटी फॉर यू। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बहुत लेमैन की तरह समझेंगे, बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली टू मेक यू अवेयर और मेक एग्जामिनेशन रेडी, बट ऑल्सो टू मेक यू फील कंफर्टेबल विथ योर ओन राइट्स। इसलिए हम सारे टाइप की टर्म्स यूज करेंगे, जितना हो सके आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए, जब भी आपके मन में आर्टिकल 13 आती है ना, तो मन में एक इमेज बना के रखिएगा। एक इमेज बना के रखिएगा। इमेज में आपको बना दूं एक इमेज, और इसमें मान लीजिए छोटे छोटे इसमें पोर्स हैं, और यहां से ये पोर्स के थ्रू कुछ चीजें पास होती हैं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, मान लीजिए फिल्टर। सो दिस इज द बेसिक थिंग विच मस्ट बी इन योर माइंड टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 13। अगर ये बेसिक चीज याद होगा आपको तो आप आर्टिकल 13 को एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए कैसे। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 13 क्या करता है ना, आर्टिकल 13 एक फिल्टर प्रोड्यूस करता है, और ये फिल्टर का रोल कौन प्ले करता है? जुडिशियरी। क्या करता है? जुडिशियरी प्लेस द रोल ऑफ अ फिल्टर। किस चीज का फिल्टर करता है? मान लीजिए बहुत सारे लॉज यहां पे आ रहे हैं, जो पार्लियामेंट बनाते हैं, जो लेजिस्लेचर बनाती हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशंस होते हैं, ये सारे लॉज यहां पे आ रहे हैं। अब जैसे ये लॉज आ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट विल बी विजिलेंट। वो सतर्क हो जाएंगे और इस चीज को एनालाइज करेंगे कि भाई मेरे पास आया है लॉ, लोगों के लिए बन रही है लॉ, चलो एनालाइज किया जाए। क्या एनालाइज करेंगे? वो देखेंगे कि ये जो लॉज आ रही है वो क्या फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में मेंशन्ड है उसके साथ अलाइन होती है या उसके अगेंस्ट हो। ये काम किसका है? ये काम जुडिशियरी का है। जैसे जुडिशियरी देखेगी कि ये राइट्स फंडामेंटल के साथ अलाइन है, वो बोलेगी चलिए गो थ्रू, यू हैव द लीगल बैकिंग टू बिकम अ लॉ। मतलब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगी। और जैसे वो देखेंगे कि कोई भी जो लॉस है वो फंडामेंटल राइट को क्या कर रही है? वायोलेट कर रही है। क्या कर रही है? वायोलेट कर रही है। वो बोल देंगी कि इफ द फंडामेंटल राइट इज वायोलेटेड यू विल बी डिक्लेयर्ड, यू विल बी, यहीं पे रह जाओगे, यहीं से तुम बैक चले जाओगे, एंड यू विल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, you will be declared null and void. I hope the basic essence आपको क्लियर होगा आर्टिकल 13 का। ठीक है, समझ गया ना क्या बोला मैंने? फिल्टर है। फिल्टर का रोल कौन कर रहा है? जुडिशियरी।
जुडिशियरी लॉज को देखती है, बहुत सारे लॉज बन रहे हैं, लॉज को देखती है, जो भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के साथ अलाइंड है, उसको वायोलेट नहीं कर रहा है, दैट लॉ कैन बिकम अ फाइनल लेजिस्लेशन। बट कोई भी ऐसी जो चीजें हैं, कोई भी ऐसा जो अमेंडमेंट है, कोई भी ऐसा आर्टिकल है, या कोई भी ऐसा जो ऑर्डर दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, उसे बोलेगा यू विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। यह है बेसिक एसेंस आर्टिकल 13 का। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसके डिटेल आर्टिकल्स को हम समझेंगे वन बाय वन। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है इसके अंदर, दैट इज आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1। समझते हैं ये क्या बोलता है। देखिए, मैं टर्म्स या पढ़ के आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आपको एकदम माइंड में विजुअलाइज हो जाएंगी चीजें। ठीक है, एक मैं डेट टाइमलाइन बना रहा हूं, ये टाइमलाइन है, ये है 26 जनवरी 1950। The date is significant because on this day we adopted our Indian Constitution. और जब हमारा संविधान मैंने इस दिन अडॉप्ट किया, तो इसके बाद से फंडामेंटल राइट्स क्या हो गए, हमारे वेल अलाइंड हो गए, इधर फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल है। ठीक है, अब ये तो जरूरी नहीं है कि इंडिया इज बीइंग फॉलोड फ्रॉम अ टाइमलाइन। इससे पहले ब्रिटिश राज थी, इंडिपेंडेंस हुआ, उस समय भी लॉज बने। तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 डील करती है आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। किससे? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल यह है कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि जो भी लॉ 1950 इस डेट के पहले बनी थी, अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स बनने के बाद उसे वायोलेट या अब्रीज या कंट्रावीन नहीं करती हैं, उसे इग्नोर नहीं करती हैं, उसके अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, तो वो इसे क्या डिक्लेयर करेंगे? वेल अलाइंड। वो इसे डिक्लेयर करेंगे कि यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, बट यहीं पे अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या उस लॉ का कुछ पार्ट अगर इस सीव के थ्रू पास होता है और जुडिशियरी देखती है कि इसके कुछ प्रोविजंस अभी जाकर फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहे हैं, तो वो इसे डिक्लेयर करेंगे नल एंड वॉइड। ठीक है, अब इसके एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग। 1930 की बात है, एक हिंदू गेन्स ऑफ एजुकेशन एक्ट करके, मतलब एजुकेशन एक्ट आप समझ के रखिएगा, उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, पास हुई थी। इस एक्ट के सभी प्रोविजंस ठीक थे, एक प्रोविजंस में प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? वो बोलता था कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजियन के लोगों को ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब सीधा एसेंस है कि इस लॉ में बहुत सारे सब क्लॉज थे और उस क्लॉज में एक क्लॉज ऐसा था जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजियन। सो जैसे ये चीजें हुई, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज नाउ नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लॉज को देखा, उन्होंने इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। ठीक है, दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड because the pre-constitutional law which was of 1930, the clause of that law was not in sync with the fundamental right and as a result it was struck it down. So this is dealt with the article 13 subclause 1 which deals कि कोई भी pre-constitutional law अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दायरे में आती है और सुप्रीम कोर्ट उसे देखता है या उसे किस क्लॉज को ऑब्जर्व करता है
कि दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। इट मीन्स 13 सब क्लॉज 1 डील्स विद द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम डील करेंगे आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2। ठीक है, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 डील्स विथ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसका स्टेटमेंट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद द पार्लियामेंट कैन नॉट पास एनी लॉ, एनी डिक्री, एनी जजमेंट और एनी लेजिस्लेशन which violate, abridge or contravene anything in the part 3 of the constitution। कहने का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंस के बाद, हमारे रिपब्लिक बनने के बाद 1950 से स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो कि फंडामेंटल राइट को वायोलेट करे। क्या करे? वायोलेट करे। अगर वायोलेट करेंगी तो उसे हम अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करेंगे और साथ में नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे और उसे हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे? स्ट्राइक ऑफ। दिस इज द बेसिक एसेंस ऑफ आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2। इट डील्स विथ किस लॉ की बात करता है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दैट इज द लॉ which has been framed after the constitution has been enacted, that is after 26 January 1950। I hope this is clear। देखिए दोस्तों, इसमें आर्टिकल्स 2 और हैं, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग। बट इससे आप ये दोनों आर्टिकल्स आप एसेंस समझ पा रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एसेंस समझ पा रहे होंगे कि हर जगह रोल किसका आ रहा है? जुडिशियरी का रोल आ रहा है। एंड जुडिशियरी किस चीज का काम कर रही है? इट्स एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वी हैव मेंशन्ड इन द प्रीवियस आर्टिकल। दैट इज द रीजन व्हाई द जुडिशियरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेट। अगर जुडिशियरी स्टेट का पार्ट होता तो ऐसे चीजों को, ऐसे फिल्टर, यहां पे फिल्टर को आप एक और वर्ड समझ सकते हैं, अनबायस्ड फिल्टर। अनबायस्ड तरीके से लॉस को डील नहीं कर पाता, अनबायस्ड तरीके से लॉ को फिल्टर नहीं कर पाता। दैट इज वाई वाइल एनालाइजिंग द फंडामेंटल राइट द जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट बिकॉज इट हैज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ आवर फोरफादर्स द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। आई होप दिस एसेंस इज क्लियर। अब इसमें 2 टेक्निकल टर्म्स आती हैं जो कि स्पेशली यूपीएससी या किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इसको डिटेल्स में हम जब कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे आएंगे तो डिस्कस करेंगे, बट इसका एसेंस मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये स्पेशली किसी भी यूपीएससी एग्जाम्स या किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें वर्ड है सीवर। सीवर का मतलब होता है कट ऑफ। क्या होता है? कट ऑफ। कहने का मतलब यह है कि ये 2 डॉक्ट्रिन्स पावर देती है जुडिशियरी को क्या चीज करने के लिए? किसी भी ऐसे लॉ को स्ट्राइक करने के लिए, काट देने के लिए जो कि फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है? वायोलेट करता है। ठीक है, दैट इज रेफर टू एज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसके एग्जांपल मैंने यहां पे अच्छे से देखा था। 1930 में जो आर्टिकल थी, जो कास्ट के बेसिस पे थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? स्ट्राइक ऑफ कर दिया। क्या कर दिया? सीवर कर दिया, सो दैट इट डज नॉट गेट वायोलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट। अब आती है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इसे हम बहुत अच्छे तरीके से जब फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल
जी को जब पढ़ेंगे, 19G को पढ़ेंगे, तब ये चीजें क्लियर होंगी। बट इक्लिप्स का मतलब सिंपल सा है दोस्तों कि इसमें जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो क्या हो रहा है, वो स्ट्राइक नहीं हो रहा है, वो नल स्ट्राइक ऑफ नहीं हो रहा है, स्ट्राइक ऑफ नहीं हो रहा है, वो नल एंड वॉइड नहीं हो रहा है, नल और वॉइड नहीं हो रहा है, वो ढक जा रहा है। क्या हो जा रहा है? इक्लिप्स हो जा रहा है। इक्लिप्स मतलब वो क्या हो रहा है? हिडन हो रहा है, वो हो रहा है साइलेंट, वो फंक्शनल नहीं है, बट इट्स लाइज लेटेंट। तो ऐसे लॉ के साथ क्या करना है उसका जजमेंट हम फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 सब क्लॉज जी में देखेंगे। इसको अच्छे से समझेंगे इस इक्लिप्स को, कि इक्लिप्स होता कैसे है। बट ये दो एसेंस मैंने समझा दिया कि इसका एसेंस क्या इंपॉर्टेंस है आर्टिकल 13 में। आई होप आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगता है सो प्लीज लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि लोगों को पता चले इस फंडामेंटल राइट्स के बारे में। एंड प्लीज अगर आपको कोई भी सुझाव है कि मैं और कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं सो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे मेंशन करें। ठीक है दोस्तों, सो आज के लिए इतना ही। इसका फर्दर जो और आर्टिकल है इसे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। सो प्लीज टेक केयर दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।